हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बीम का सेक्शन हम लोगों ने देखा था और बीम के सेक्शन में कौन कौन सी क्या क्या दूरी थी वो हम लोगों ने देख लिया था। इफेक्टिव डेप्थ क्या थी ये चेक कर लिया था, ओवरऑल डेप्थ क्या थी ये देख लिया था, इफेक्टिव कवर क्या था ये भी देख लिया था और क्लियर कवर क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब उसके थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या है, व्हाट इज न्यूट्रल एक्सिस, इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूट्रल एक्सिस, इसको हिंदी नाम भी मैं लिख देता हूँ, इसमें हिंदी में इसे बोलते हैं उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष या बल शून्य रेखा। उदासीन अक्ष भी बोलते हैं इसको या बल शून्य रेखा भी बोलते हैं। क्यों इनके नाम ऐसे पड़े वो अभी हम लोग देखेंगे, कि इनके नाम ये क्यों पड़े। So now we are going to start with neutral axis। न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये। तो हमने बात की थी कि हमें आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आरसीसी की अगर हम बात करें तो आरसीसी मीन्स कि जिसके अंदर कंक्रीट हो प्लस उसके साथ साथ उसमें हम लोगों ने बार्स दिए हों, मतलब स्टील और कंक्रीट के कॉम्बिनेशन को हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोलते थे या आरसीसी बोलते थे। तो आरसीसी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आरसीसी देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कंक्रीट जो है वो स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ कंक्रीट की जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कौन सी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। स्टील की कौन सी स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये दोनों स्ट्रेंथ उनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये लोड बियरिंग कैपेसिटी इनकी बहुत हाई होती है। ठीक, हाँ। तो अब दूसरा सवाल एक जो था, जो दूसरा एक पॉइंट था वो ये था कि जो हमारी कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है और टेंशन में वीक होती है। तो उस टेंशन की प्रॉपर्टी जो डिमेरिट था कंक्रीट का उसको ओवरकम करने के लिए वी यूज्ड बार्स। ठीक है, स्टील बार्स। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रेस देखते हैं कैसे कैसे बीम में डेवलप हो रही है। लेट अस सपोज दिस वाज आवर बीम क्रॉस सेक्शन। मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था कि ये किस तरह के बीम क्रॉस सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। तो ये हमारा बीम क्रॉस सेक्शन था। बीम क्रॉस सेक्शन के साथ साथ इसमें यहाँ पे हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट दिया था। रीइंफोर्समेंट की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिंगली बीम की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात कर रहे हैं। तो इस वजह जो रीइंफोर्समेंट दिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, नीचे होगा। तो लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे कहीं रीइंफोर्समेंट दिया। सभी को ये बातें क्लियर हो गई होंगी जो हमने लास्ट क्लास में किया था। कि मैं उस डायग्राम को एक बार फिर से शो कर दे रहा हूँ कि क्लियर डेप्थ कहाँ तक है, इफेक्टिव डेप्थ कहाँ तक है, उसको मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ। सो ओवरऑल डेप्थ की जब हमने बात की, दिस वाज आवर ओवरऑल डेप्थ, दिस वाज आवर इफेक्टिव डेप्थ। ठीक, तो इस तरह से अब हम देखेंगे इसका स्ट्रेन डायग्राम। हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इस बीम में स्ट्रेन कैसे डेवलप हो रहा है वो हम चेक करने जा रहे हैं। देखते हैं स्ट्रेन डायग्राम इसका कैसे होगा। इसका स्ट्रेन डायग्राम की हम बात कर रहे हैं और जब हम स्ट्रेन डायग्राम की बात करेंगे तो उससे पहले हमें एक चीज़ और समझनी है, और वो क्या चीज़ है उस पर हम लोग वापस आएंगे, उससे बात करेंगे, फिर वापस इसके ऊपर आएंगे। तो एक बार चेक करते हैं, दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ये स्ट्रेन डायग्राम हमने कैसे बनाया और ये स्ट्रेन डायग्राम हमें क्या बता रहा है। उससे पहले सबसे पहले एक चीज़ और कि हमारे पास कोई बॉडी है और बॉडी में ऊपर क्या लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बॉडी है, ऊपर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया। तो जब फोर्स हम लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो जहाँ पे उनका कांटेक्ट होगा, जहाँ पे उस लोड का उस बॉडी के साथ कांटेक्ट होगा, वो लोड उस बॉडी को क्या कर रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा, दबा रहा होगा। तो वहाँ पे कौन से फोर्सेज लगेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे। अभी देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक बार फिगर में बना के दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक बॉडी है, और ये बॉडी हम बीम की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये बॉडी है और यहाँ पे लोड लगा, मान लो भार लग रहा है, एंड दिस लोड इज 20 न्यूटन। लेट अस सपोज कि 20 न्यूटन का लोड लग रहा है। तो इस लोड की वजह से जब ये लोड इस बीम के ऊपर अप्लाई हुआ तो ये बीम को क्या कर रहा है, इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे बताना क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है जहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है।
इसको ये दबा रहा है, इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ये लोड इसको कंप्रेस कर रहा है। तो कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्सेस डेवलप हो रहे होंगे, और कंप्रेसिव फोर्सेस डेवलप होने की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे। क्लियर। अब देखो अगली चीज कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, क्या नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन में की अगर मैं बात करूं या शो करूं, तो इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्या यहाँ भी कंप्रेसिव फोर्स आ रहा होगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी तुमने मटेरियल नहीं दिया है जिसके ऊपर ये अपना भार भेज सके, तो नीचे वाला जो ये पोर्शन देख रहे हो, ये इसके ऊपर कौन सा फोर्सेज आ रहा होगा, टेंसाइल फोर्सेज। ये किस में होगा, टेंशन में होगा। तो ये किस में हो गया, टेंशन में। तो कंक्रीट में भी यही खेल होता है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, रेफर दिस एग्जांपल कि हो क्या रहा है। लेट अस सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने अपने हाथ से फोर्स लगाया, ये फोर्स लगा रहा हूं मैंने फोर्स लगाया, तो यहाँ पे इस ऊपरी वाली लेयर, ये जो ऊपरी वाली लेयर है, इसमें क्या हो रहा है, इसके ये प्रेस होना चाहिए, ये कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, दाब फोर्स लगाया, इसको हम दबा रहे हैं, तो दिस इज कंप्रेसिव फोर्स, ठीक। हालांकि ये बॉटल हॉलो है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉलिड बॉडी, हम बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सॉलिड हो, ठीक। तो लेट अस अज्यूम कि ये पूरी सॉलिड बॉडी है और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे कंप्रेशन है। नीचे इस जगह पे, इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, इस पॉइंट पे कोई भी चीज नहीं है, ये खाली है इसी हाल में, ठीक। और यहां से मैंने इसको जकड़ा हुआ है, ऊपर से फोर्स, यहां से फिक्स, नीचे कुछ नहीं है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे जाना चाहेगा ना, ये नीचे जाना चाहेगा, लेकिन नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको रोका हुआ है। और अगर ये जो लोड मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं, ये लोड मैं बढ़ा दूं, इतना बढ़ा दूं कि अब ये जो टेंसाइल फोर्स, जो ये वाला पोर्शन है, ये फेल हो जाए, तो हम इस स्ट्रक्चर को या इस बीम को या इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि ये फेल हो चुका है। तो बताना यहाँ पे ये है, समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि जो टॉप वाली सरफेस है, यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन है। नीचे वाली जो सरफेस है, यहाँ पे ये टेंशन में है, ये हमेशा तनाव में रहेगा। क्यों तनाव में रहेगा? क्योंकि इसके ऊपर कुछ दाब वाला फोर्स लग रहा था, फोर्स की वजह से ये तो ऊपर वाला पोर्शन दब रहा है, नीचे वाला पोर्शन क्या हो रहा है, ये नीचे जाना चाहता है, ये तनाव में है, ये टेंशन में है, ये तनन फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, तनन स्ट्रेस, प्रतिबल आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं। तो यहां से हमें समझ में क्या आया, ऊपर वाला कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस, नीचे टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। अब आगे अब देखो, जब मैंने ये एग्जांपल दिया तो ठीक वही चीज यहां पर भी अप्लाई होती है, और जब यहां पर वही चीज अप्लाई हो रही है तो इट मींस कि ये वाला जो पोर्शन है, यहां पे कंप्रेसिव फोर्स आ रहा होगा, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को एग्जांपल दिया। नीचे जो है इस जगह पे क्या आ रहा होगा, टेंसाइल फोर्सेस जनरेट हो रहे होंगे। ये वाला पोर्शन जो है, दिस विल बी इन द टेंशन, ठीक। तो बीम मान लो, लेट अस सपोज दिस, ये बीम है, ठीक है। ये हमने, ये बीम का क्रॉस सेक्शन था, ये ओवरऑल लेंथ के लॉन्ग अगर हम बीम को देखें, ये क्रॉस सेक्शन था, दिस इज आवर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। और अगर हम लेंथ के लॉन्ग बात करें बीम की, तो फिर क्या हो रहा होगा कि ऊपर तो कंप्रेशन में है, नीचे क्या है, टेंशन में है। तो जो बीम देखोगे तुम, बीम का फिगर देखोगे, तो ऊपर उसके कौन मौजूद होता है, छत होती है, स्लैब होती है। तो स्लैब क्या हो रही होती है, बीम को प्रेस कर रही होती है, तो वो कंप्रेशन में होता है। नीचे से जब तुम खड़े होकर उस बीम को देखोगे, तो वो तुम्हें नेक डाई से उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वो टेंशन में है। और जो ऊपर वाला है, जिसके ऊपर स्लैब अटैच है, स्लैब जोड़ी गई है, स्लैब लगाई गई है, दैट इज इन कंप्रेशन जोन। तो ठीक वही सारे काम, वही सारी चीजें यहाँ पे भी हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पे अगली चीज कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, इस पॉइंट पे टेंशन डेवलप हो रहा है, तो व्हाट अबाउट ये बीच में क्या हो रहा है, व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, यहाँ पे क्या हो रहा होगा। अब देखना, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे मान लो इस पॉइंट की बात कर रहे थे अभी हम, यहाँ पे इस पॉइंट के बाद हम यहाँ पे चले गए, इस पॉइंट पे गए, तो यहाँ पे भी कंप्रेसिव होगा, यहाँ पे कंप्रेशन थोड़ा कम होगा, अब अगर हम बात करें कहीं यहाँ इस पॉइंट की, इस वाले सेक्शन की बात करें,
तो यहाँ पे कंप्रेशन और कम होगा। कंप्रेशन कम क्यों होगा? क्योंकि ये जो फोर्स तुम लगा रहे थे, ये जो लोड तुमने लगाया हुआ था, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे ये पॉइंट कांटेक्ट में है, जो इसके कांटेक्ट में सबसे पहले आ रहा है। ये जो नीचे वाली लेयर है इस बीम की, यहाँ पे इसका असर कुछ कम पहुंच रहा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, सॉरी कंप्रेशन घटता जाएगा। ठीक, अगर कंप्रेशन घट रहा है, अगर कंप्रेशन घट रहा है, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस कम हो रही है, इफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डिक्रीजिंग, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे जो बॉटम सरफेस होती है इसके ऊपर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं, इसके ऊपर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट, टेंसाइल क्योंकि यहाँ पे नीचे सबसे ज्यादा आया, ऊपर कंप्रेशन सबसे कम आया। ठीक, तो कंप्रेशन ऊपर आ रहा है, ऊपर हमारी कंक्रीट है, इस पोर्शन में हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। परेशानी है जहां पे टेंसाइल फोर्सेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन में हमारी जो कंक्रीट होती है, अगर हम सिर्फ कंक्रीट की बात करें तो वो बहुत कमजोर होती है, बहुत वीक होती है। तो अगर वो कंप्रेशन में टेंशन में बहुत वीक है, तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, उसके अंदर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। कौन सा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया? स्टील रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। ये देखो पहले हमने बॉटम पे ही लगाया हुआ है। क्यों बॉटम पे लगाया हुआ है? क्योंकि बॉटम पे टेंसाइल फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं। तो इस वजह से हमने बॉटम पे क्या कर दिया? सरिया दी हुई है, ये टेंसाइल फोर्सेस पे हमने दे दिया। अब अगर डबली रीइंफोर्स बीम हो, अभी मैं हालांकि उसके बारे में गया नहीं हूँ, ज़्यादा सोचना नहीं है, बट रफ आइडिया मैं एक दे दे रहा हूँ कि अगर डबली रीइंफोर्स बीम है तो हम यहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट देंगे। तो यहाँ पे हम क्यों देंगे? हालांकि वो जब हम उसकी बात करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे क्यों देंगे? क्योंकि जब ये सिर्फ ये वाली जो बार है, सिर्फ ये वाला बार है, यहाँ पे जो तुमने रीइंफोर्समेंट दिया है, अगर ये अकेले ही नहीं एफिशिएंट है इतना कि सारा का सारा भार झेल सके, सारा का सारा कौन सा भार? टेंसाइल फोर्सेस। क्यों? क्योंकि टेंसाइल फोर्सेस झेलने के लिए हमने इसको लगाया हुआ है। तो सारा का सारा अगर टेंसाइल फोर्सेस ये नहीं झेल पा रहा है तो हम क्या करेंगे? ऊपर भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, उसकी पूरी कहानी होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस केस में ये लोड झेल ले जाएगा, किस केस में नहीं झेल पाएगा। तो उसका एक कैलकुलेशन होता है, हम सारी चीज देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। और जब देखेंगे कि ये इससे नहीं हो पा रहा है, ये सारा का सारा फोर्स नहीं लगा पा रहा है, तब हम लोग डबली देंगे। खैर, ये मैंने एक रफ आइडिया दे दिया क्योंकि बीच में आ गया था, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो यहां तक की कहानी पे हमें ये समझ में आया कि ऊपर जो है, ऊपर वाली जो लेयर्स हैं, दैट विल बी इन कंप्रेशन एंड द बॉटम सरफेस विल बी इन टेंशन। और सबसे ज्यादा जो कंप्रेशन होगा दैट विल बी ऑन द टॉप सरफेस, और जो सबसे ज्यादा टेंशन होगा दैट विल बी ऑन द एट द बॉटम सरफेस। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो अब देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखते हुए चलेंगे, फिर न्यूमेरिकल लगाना, क्वेश्चन लगाना, ये सारे बहुत आसान हो जाएंगे। अगली बात, मैंने बोला ये कंप्रेशन में है, और मैंने ये भी बोला कि ये टेंशन में है। ये सरफेस अगर कंप्रेशन में है, मैक्सिमम कंप्रेशन, ये सरफेस टेंशन में है, और यहाँ ऊपर से नीचे आते आते कोई जगह ऐसी भी तो रही होगी जहां से ये बीम कंप्रेसिव नेचर छोड़ के टेंसाइल नेचर अडॉप्ट करना शुरू कर चुका हो। मतलब कि यहाँ पे कंप्रेशन लग रहा है, उससे कम कंप्रेशन, मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं कंप्रेसिव फोर्सेस, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या कर रही हैं? डिक्रीज करती जा रही, कम होती जा रही। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं कंप्रेसिव फोर्सेस डिक्रीज हो रही हैं, और एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे पहुंच के टेंसाइल फोर्सेस आ गए होंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस आ गई होंगी, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वहां टेंसाइल स्ट्रेसेस या फोर्सेस क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। हिंदी में बोल दूं, इसको कहते हैं तनन बल सामर्थ्य। हम लोगों ने देखा था संपीड़न सामर्थ्य, उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते थे, जो हमने किया है प्रीवियस क्लासेस में। तनन सामर्थ्य जिसको टेंशन कहते हैं। ठीक, तो वो पॉइंट जहां पे कंप्रेशन खत्म होके टेंसाइल बिहेवियर शुरू हो रहा है, जहां पे कंप्रेशन के बाद टेंसाइल बिहेवियर शुरू हो रहा है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? ऊपर से कंप्रेशन, नीचे से टेंशन, दोनों करीब करीब बराबर लग रहे होंगे।
वो नीचे से ऊपर से जितना कंप्रेशन होगा, नीचे से टेंशन। एक पॉइंट ऐसा आया होगा ना, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 30 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स है, इसको 20 अभी छोड़ते हैं, मान लो यहाँ पे 30 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स है और यहाँ पे 30 न्यूटन का टेंसाइल फोर्स है। अगर हम ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर गए, मान लो इस लेयर की बात की मैंने, इस लेयर की, यहाँ पे बीम के कुछ दूरी पे, नीचे से कुछ दूरी पे जाके मैंने बात की, तो यहाँ पे ये जो टेंसाइल फोर्सेज है ये कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊपर से मैंने नीचे आया, कंप्रेसिव में भी देखो मैं नीचे आया, कंप्रेसिव में मैं नीचे आया, तो ऊपर मैक्सिमम था, नीचे क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 28 हो गया। तो ऐसे करते करते एक जगह पर आएगी जहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेज और टेंसाइल फोर्सेज बराबर हो जाएंगे, जहाँ पे संपीड़न सामर्थ्य और तनन सामर्थ्य इस बीम की विल बी इक्वल। तो उस पॉइंट को, और वो मान लो लेट अस सपोज कि जो मैं लाइन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये दोनों बराबर हो रहे होंगे, वो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे ही होगा ना, टॉप पे तो कंप्रेसिव था, नीचे तो टेंशन था। तो लेट अस सपोज कि ये सेंटर पे है, ये वाली लाइन जो मैंने बनाई हुई है, और यहाँ पे आके ये दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जा रहा है। इसी एक्सिस को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, इसी एक्सिस को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि हमने बात की न्यूट्रल एक्सिस की, हमने बात की बल शून्य रेखा की, और हमें ये चीज़ पता चल गई, बल शून्य रेखा। ठीक, तो कौन सी है न्यूट्रल एक्सिस, कहाँ पर है, जहाँ पे कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों बिहेवियर बराबर हो जाए, या वो पॉइंट जहाँ पे कंप्रेसिव, अब पहले शुरुआत में कंप्रेसिव डोमिनेट हो रहा था, धीरे धीरे कम होता गया, और अब वो पॉइंट जहाँ से टेंसाइल डोमिनेट होना शुरू हो जाएगा, दैट पॉइंट या दैट एक्सिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ तक सबको डाउट क्लियर। अब आते हैं वापस, इस डायग्राम को मैं अभी मिटाऊंगा नहीं, इसका आगे काम पड़ेगा, इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, अभी काम पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से वो बीम बना रहा हूँ और देखते हैं सारी कहानी क्या होगा। अब हम स्ट्रेस वाला समझेंगे पूरी कहानी। अब हम स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम बीम का चेक करेंगे। यहाँ पे कहीं रीइंफोर्समेंट दिया है, पूरी डेप्थ की बात हम लोगों ने कर ली थी, अभी मैंने शो किया हुआ है सभी को। दिस वॉज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डी and this was represented by small d which is effective depth, प्रभावी गहराई, और कुल गहराई को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ, प्रभावी गहराई को हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक उसी तरह से इफेक्टिव कवर होता है और क्लियर कवर होता है। ठीक है, खैर वो बातें हमने कर ली थी। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो, ये हम लोगों ने क्या बनाया है, ये हमारा कोई डायग्राम हमने बनाया है। लेट अस सपोज दिस इज आवर स्ट्रेन डायग्राम। ये हमारा क्या है, स्ट्रेन डायग्राम। अब ये स्ट्रेन डायग्राम है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, स्ट्रेन डायग्राम को समझते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है। अब मैंने स्ट्रेस, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में स्ट्रेस, स्ट्रेन, फोर्स, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन सारी चीज़ों का काम आता जाएगा। ठीक, तो अब देखो, ये इसकी टॉप सरफेस है, बीम की टॉप सरफेस है ये। अगर ये बीम की टॉप सरफेस है, इफ दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ द बीम, तो कंप्रेसिव फोर्सेस सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहे होंगे, यहाँ पे आ रहे होंगे। अगर कंप्रेसिव फोर्स सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, तो फोर्स लगने की वजह से हमने आखिरी क्लास में क्या देखा था कि स्ट्रेस डेवलप होता है, प्रतिबल डेवलप होता है, प्रतिबल उत्पन्न होता है। इफ प्रतिबल इज देयर, इफ स्ट्रेन इज देयर, तो स्ट्रेस इज देयर, तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेन डेवलप होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर तुम लोड यहाँ पे लगा रहे हो, अगर तुमने जो प्रीवियस मैंने दिखाया था कि लोड लग रहा था यहाँ पे कुछ लोड आ रहा है, तो इसकी वजह से स्ट्रेन यहाँ पे मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे उतना नहीं पहुंचा होगा, उतना स्ट्रेन नहीं हुआ होगा जितना इस पॉइंट पे हो रहा है, जितना ए सेक्शन पे हो रहा है, उतना स्ट्रेन इस बी सेक्शन पे नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए सेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर डायरेक्ट लोड आ रहा है। नीचे पहुंचते पहुंचते जैसे जाएंगे, इस लोड की जो क्षमता होगी, जो लोड की इंटेंसिटी होगी, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इट मीन्स कि उसमें स्ट्रेन, मतलब अब वो शेप को चेंज करने में उतना कैपेबल नहीं होगा जितना टॉप सरफेस पे था। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, स्ट्रेन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये देखो स्ट्रेन डायग्राम,
ऊपर की तरफ इतना स्ट्रेन, जब थोड़ी नीचे वाली लेयर पे आए उसमें स्ट्रेन थोड़ा और कम हो गया, देखो ऊपर वाले से कम हो गया ना, कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, इतना कम हो गया, देखो इतना इतना कम हो गया, ठीक। फिर और नीचे आए, जब और नीचे आए तो देखा स्ट्रेन जो है ये और कम हो गया, और ठीक उसी तरह से स्ट्रेन और कम हो गया। और ये जो स्ट्रेन कम हो रहा है, लेट अस सपोज दिस इज ए सरफेस थी बीबी पे, या फिर सीसी सेक्शन मान लो, और उसके आगे की स्ट्रेन ये है, तो ये जो स्ट्रेन कम हो रहा है, ये स्ट्रेन क्यों डेवलप हो रहा था? कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से डेवलप हो रहा था, कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से डेवलप हो रहा था। इट मीन्स कि एक टाइम आने पे जब ये कंप्रेसिव फोर्सेस कम हो गया, ना के बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया, तो वहां पे अब स्ट्रेन बिल्कुल जीरो है, ठीक, स्ट्रेन वहां पे डेवलप नहीं होगा। लेकिन उस पॉइंट के बाद फिर उसके नीचे जब जाएंगे तो कंप्रेशन वाली कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब क्या स्टार्ट हो रहा है, अब क्या शुरू हो रहा है, स्ट्रेन शुरू हो रहा है। और अगर हम स्ट्रेन की बात, अभी भी स्ट्रेस डेवलप होगा, लेकिन अब कौन सा होगा, उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। यहां से इस पॉइंट के बाद से क्या होने लगेगा, यहाँ पे ये फिर से स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन ये स्ट्रेन बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि टेंसाइल फोर्सेस नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। वही कहानी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी, वही कहानी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी। क्या? टॉप पे कंप्रेसिव था, नीचे टेंसाइल था, ठीक, नीचे टेंसाइल था, तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन होगा वो बढ़ रहा होगा। बात क्लियर? तो ये जो तुम्हें ये लेंथ दिख रही है पूरी, ये हमें मैग्नीट्यूड दिखा रही है किसका? स्ट्रेन का, ठीक। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि टॉप पे स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगी और बॉटम पे भी स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगी। अब वो न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं। एक पॉइंट देखो बीच में कहीं ऐसा आया, एक पॉइंट बीच में कहीं ऐसा आया जहां पे मामला पूरा जीरो हो गया। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज O, है ना, और ये पॉइंट जो तुम्हें दिख रहा है जहां पे ये सब कुछ जीरो हो गया है, टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस, इसी को हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रल एक्सिस। इसी को हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस। तो अभी यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। न्यूट्रल एक्सिस वो है जहां पे कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, दोनों क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इसी को हम बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमने देख लिया कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस, अगर तुमसे कोई पूछे कि कोई बीम है, उसकी लेंथ, उसकी डायमेंशन ये है, इतनी चौड़ी और इतनी गहरी है। अगर हमसे कोई पूछे एक बीम है हमारे पास, वो इतनी चौड़ी और इतनी गहरी है, मतलब डेप्थ दी हो और विड्थ दी हो, द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द बीम इज गिवन, ठीक, और पूछे कि बताओ व्हाट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है, न्यूट्रल एक्सिस किस जगह पे होगी, तो हम वो जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो कैलकुलेट करेंगे कहाँ से? टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम, मतलब टॉप ऑफ द बीम मतलब ये, यहाँ से हम मेजर करेंगे उस न्यूट्रल एक्सिस की दूरी। और अगर हम उस न्यूट्रल एक्सिस की दूरी टॉप पे से मेजर करते हैं, इट मीन्स कि ये मैंने एक रफ फिगर तुम लोगों को दिखाया था, एक फिगर दिखाया था न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। तो यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस की दूरी जो है टॉप सरफेस से कहाँ पर होगी, कितनी दूरी पे होगी? देखते हैं, यहाँ टॉप सरफेस से अगर हम बात करें तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होगा? यहाँ। और इस न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग दो सिंबल से डिनोट करते हैं, या तो x से भी कर सकते हैं और n से भी कर सकते हैं। कई जगह पे x से देखोगे किया गया है डिनोट, कई जगह देखोगे n से किया गया है डिनोट। हम लोग अभी अपने केसेस में x ही को मान के चलते हैं, x को लेकर चलते हैं, ठीक। अब ये तो न्यूट्रल एक्सिस हमने देख ली। अब न्यूट्रल एक्सिस जो होती है, बल शून्य रेखा जो होती है, वो दो तरह की होती है, दो तरह की होती है का मतलब ये है कि अगर हमने कोई बीम बनाई और उसमें ये बोला गया कि पहले से बीम हमने कोई बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल एक रफ फिगर ले लेता हूँ और दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक रफ फिगर लिया, इसकी कुछ गहराई दी थी, लेट अस सपोज द डेप्थ ऑफ दिस बीम इज 150 mm एंड द डेप्थ ऑफ एंड द विड्थ ऑफ दिस बीम इज 100 mm। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई बीम है, और इस बीम पे हम कुछ ना कुछ, समझना बात को, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वही समझना। इस बीम पर हम कुछ ना कुछ लोड आएगा,
लोड आएगा तो उस लोड के हिसाब से, मान लो कुछ वजन आया, हमने इस पे कुछ लोड लगाया, और इस लोड के हिसाब से, इस फोर्स के हिसाब से, इस फोर्स के अकॉर्डिंग इसमें न्यूट्रल एक्सिस कहीं पे शिफ्ट होगी। लोड लगाया, न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होगी। और जैसे जैसे हम लोड लगाते जाते हैं, कम करते जाते हैं या बढ़ाते जाते हैं, तो ये न्यूट्रल एक्सिस जो होती है उसकी पोजीशन कम ज्यादा होती रहती है। अगला पॉइंट, ठीक है, यहां तक ठीक है, क्लियर। अब अगला पॉइंट, अगर हमने कोई बीम बनाई तो उसकी एक कैपेसिटी होगी कि ये इतनी ही लोड झेल सकती है, इतनी ही फोर्स झेल सकती है। उससे ज्यादा लोड अगर हमने, उससे ज्यादा वजन अगर हमने, उससे ज्यादा फोर्स अगर हमने उस बीम पर लगाया तो वो फेल हो जाएगी। तो वो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो एक फिक्स है। तो मतलब मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम लोड लगा दें तो उस न्यूट्रल एक्सिस की दूरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम पे शिफ्ट हो जाएगी वो न्यूट्रल एक्सिस। तो वो जो सबसे ज्यादा लोड लगाने पर जो सबसे ज्यादा न्यूट्रल एक्सिस हो सकता है तक जा सकती है, या हम ये बोलें कि मैक्सिमम वो जहां पर हमारे टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स बराबर हो जाए, जहां पे हमारा रिजल्टेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स इक्वल हो जाए, वो पोजीशन कहलाती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहलाती है वो? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब मैं एक डायग्राम, क्योंकि मैंने ये बनाया हुआ है रफ, तो मैं एक बार फिर से बना के दिखा देता हूं। लेट अस सपोज कि दिस इज स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज आवर स्ट्रेन डायग्राम। चलो एक मैं फिर से इसको अच्छे से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक मैं इसको फेयर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, और अब देखना फिर से ये बीम है। कई लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक चीज का ध्यान दिया होगा। क्या ध्यान दिया होगा? अगर मैं रीइंफोर्समेंट यहीं बना रहा हूँ, अगर मैं सरिया यहाँ पे दे रहा हूँ, और तो मैंने स्ट्रेस वाला जो कहानी है ना वो यहीं तक लिया है, इसके सेंटर तक ही लिया है, इसके सेंटर तक ही लिया है ये डायग्राम। हालांकि ऊपर तो मैं टॉप पे जा रहा हूँ बीम के, लेकिन नीचे की बात करें अगर तो सिर्फ सरिया के सेंटर पे, बार के सेंटर पे हमने लिया है, केंद्र पे लिया है। ऐसा क्यों है उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज ओवर व्हाट, टेंसाइल, एंड दिस इज ओवर कंप्रेसिव। अब देखो एक जगह ऐसी होगी इस बीम में, एक जगह ऐसी होगी इस बीम में जहां पे कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस क्या हो रहे होंगे, बराबर हो रहे होंगे। मान लो कि जो न्यूट्रल एक्सिस तुम्हारी ये जो है ये कहीं यहां पर हुई, मान लो अगर न्यूट्रल एक्सिस यहां पर हुई, ठीक, तो उस केस में जब न्यूट्रल एक्सिस यहां शिफ्ट होगी तो जितना उस बीम पे कंप्रेशन आ रहा होगा उतना ही टेंशन जा रहा होगा। वापस जाता हूं, रिवाइंड करता हूं, फिर ये बात और क्लियर होगी। हो क्या रहा था कि टॉप पे क्या था, कंप्रेशन था, नीचे क्या था, नीचे क्या था, टेंशन था। तो बीच में कोई जगह एक ऐसी होगी जहां पे कंप्रेशन और टेंशन बराबर होगा, या रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन विल बी जीरो। तो वो जो जगह है जहां पे रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन वाज जीरो, वही पॉइंट हमारा, वही न्यूट्रल एक्सिस क्या वही डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की, उसे हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। मतलब ये हो गया कि उस डेप्थ पे कंप्रेशन और टेंशन फोर्स दोनों बराबर लग रहे होंगे। अब अगर तुमने और बढ़ाया या और आगे पीछे गए तो फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, तो फेल हो जाएगा। और इसी वजह से इसका नाम ही हम लोगों ने क्या दिया, क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल पोजीशन है ये, यहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन बराबर है, यहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन बराबर लग रहे हैं बीम के ऊपर इस पॉइंट पे, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो, तो अब लेट अस सपोज कि यहां कहीं पे था, और जो हमने लोड लगाया, फिर हमने कुछ लोड जो लगाया था उसकी वजह से कुछ न्यूट्रल एक्सिस हो रही होगी, फिर हम लोड और बढ़ाएंगे तो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी। लोड मान लो कम कर दिया तो न्यूट्रल एक्सिस फिर शिफ्ट हो गई। अब वो शिफ्ट कैसे हो रहा है खेल, उसको देखो। मान लो ये लोड था, ये बीम थी, और इसकी वजह से ये जो न्यूट्रल एक्सिस तुम्हारी गई है वो ये है, ये सेंटर पे, इस सेंटर से गई है। ठीक, तो ये भी एक न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है। लोड लगाने के बाद न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आ रहा था वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। और जो जहां तक न्यूट्रल एक्सिस जा सकती है, जहां तक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो सकती है, इट मीन्स कि न्यूट्रल एक्सिस वहां तक शिफ्ट हो सकती है जहां पे टेंशन और कंप्रेशन बराबर आ जाए। तो टेंशन और कंप्रेशन जैसे ही बराबर आ जाएगा उसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मतलब अगर हम और लोड लगाएं, देखना, अगर हम और लोड लगा दें और भार हमने बढ़ाया इसके ऊपर, तो अब क्या होगा, यहां से शिफ्ट हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस और कुछ नीचे चली जाएगी, कुछ
नीचे चली जाएगी। और इस केस में जो स्ट्रेस डायग्राम होगा वो ऐसा बनेगा। इस केस में जो स्ट्रेस डायग्राम होगा वो ऐसा बनेगा, मतलब ये जीरो वाला पॉइंट तुम्हें आना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक, अब मैंने मान लो लोड और बढ़ाया, अब मैंने लोड और बढ़ा दिया, देखो इसके ऊपर भार मैंने और बढ़ा दिया। जब मैं लोड बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स कि वी आर इंक्रीजिंग द फोर्स, वी आर इंक्रीजिंग जो भार है वो हम और बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाया तो न्यूट्रल एक्सिस जो है और बढ़ जाएगी। पहले केस में न्यूट्रल एक्सिस क्या थी, यहाँ से यहाँ तक थी। दूसरे केस में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ तक थी। तीसरे केस में मैंने लोड और बढ़ा दिया, और जब लोड मैंने और बढ़ाया तो अब ये मान लो कहीं यहाँ पर आ गई, ये जो लाल वाली लाइन देख रहे हो इसी के ऊपर आ गई। तो इस केस में पता है क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि जितना हम न्यूट्रल एक्सिस हमने शिफ्ट की है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ के बराबर हो गई। वो किसके बराबर हो गई, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के। तो अगर हम बात करें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ की, वो बराबर हो गई एक्चुअल डेप्थ जो न्यूट्रल एक्सिस की थी। एक्चुअल डेप्थ कौन सी थी, वास्तविक गहराई कौन सी थी, वो थी जब हम लोड लगाने पे जहां जहां पे शिफ्ट हो रही थी। पहले ये थी, देखो दिस वाज आवर एक्स ए पहले केस के लिए, ठीक है, एक्स ए इस केस के लिए, और फिर जब और लोड बढ़ाया था तो हमारा क्या हुआ था, एक्स यहाँ पहुंचा था, एक्स ए इस केस के लिए। क्लियर, अलग अलग केसेस के लिए ये न्यूट्रल एक्सिस जो है ये हमारी चेंज होती जा रही थी, ये कम बढ़ती जा रही थी। और एक जगह ये मैक्सिमम पे चली गई न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम पे आ गई, और वही जो मैक्सिमम है कि इससे ज्यादा न्यूट्रल एक्सिस अब मत शिफ्ट कराना वरना वो फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस का देख रहे हो, जो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस देख रहे हो, यही जहां तक जा सकती है, जहां तक शिफ्ट हो सकती है किसी भी बीम में, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और इसको हम लोग दिखाते किससे, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल डेप्थ। अब देखना, चीजें समझना, मैं लिख रहा हूं एक एक बातें। ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल डेप्थ। इसको हम डिनोट करते हैं एक्सी से, एनसी से भी करते हैं, एक्सी हम मान के चल रहे हैं, एक्स वाले टर्म लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में भी एक नाम बोलते हैं, कई लोग हिंदी में पढ़ रहे होंगे तो उनको मैं बता दूं नाम, क्रांतिक बल शून्य रेखा, क्रांतिक बल शून्य रेखा। ठीक, तो ये हमारा जहां पे कंप्रेशन और टेंशन बराबर हो रहा था, इससे ज्यादा न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट कराएंगे तो केसेस हैं, चांसेस हैं फेलियर के। अब देखो पहला केस पे जाते हैं। पहले केस पे जब हमने बहुत थोड़ा सा लोड लगाया था, तो थोड़ा सा लोड लगाने पे जो न्यूट्रल एक्सिस उस लोड की वजह से इस बीम के ऊपर थी वो थी एक्स ए, वो थी एक्स ए। ये हमारा क्या था, फर्स्ट केस, ठीक है। और ये हमारी, इसको हम कहते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं एन ए, तो वेयर एवर आई एम राइटिंग एन ए इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो अब देखो, तो अब फिर जब हमने थोड़ा सा लोड लगाया था उसकी वजह से न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ पर हुई थी, ये वाला पॉइंट था, और इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, एक्स ए से। क्रिटिकल डेप्थ को डिनोट करते हैं किससे, एक्स सी से। यहां तक क्लियर। अब देखो, जब हमने थोड़ा सा लोड और बढ़ा दिया था इसके ऊपर, तो अब ये जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है ये थोड़ी सी और शिफ्ट हो गई थी, और इतनी डेप्थ और शिफ्ट हुई थी, और अब इस पोजीशन पर आ गई थी। तो अब जो लोड हमने थोड़ा सा बढ़ाया और जो पहले से लग रहा था उसको इंक्लूड करने के बाद, उन दोनों को लेने के बाद, जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अब जहां पे जा रही है ऊपर से जितना शिफ्ट हो रही है, उसको हम लोग फिर से बोलेंगे क्या, एक्स ए ही बोलेंगे। एक्स ए वो क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फिर हमने क्या किया था तीसरे केस में, व्हाट वाज आवर थर्ड केस, ये हमारा सेकंड केस था, ये हमारा सेकंड केस था जब हमने थोड़ा सा लोड को और बढ़ा दिया था। थर्ड केस, व्हाट वाज आवर थर्ड केस, थर्ड केस में क्या हो रहा था, जब हमने लोड को थोड़ा और बढ़ाया, और उस केस में एक्स ए कहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया। उस केस में एक्स ए कहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया। और एक्स ए जब यहां पे शिफ्ट हो गया तो यही वाली न्यूट्रल एक्सिस की दूरी टॉप से कुछ और भी थी। क्या थी वो, क्या थी वो, थी एक्स सी। वो क्या थी, क्रिटिकल डेप्थ थी। वही क्या थी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस थी। तो मतलब ये हुआ कि ये जब मैंने तीसरे कंडीशन में जब लोड को और बढ़ा दिया, और उस लोड को बढ़ाने की वजह से न्यूट्रल एक्सिस और शिफ्ट हो गई, और उस न्यूट्रल एक्सिस को शिफ्ट करने की वजह से वो उसके बराबर पहुंच गई जहां पे
क्रिटिकल डेप्थ थी दैट वाज xc, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन थर्ड केस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बोलना सोचा है सबने, क्या हो जाएगा, XA और XC बराबर हो जाएंगे, XA और XC बराबर होंगे, और इसको बोलते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। ये मैंने थोड़ा आगे की बात कर दी। अब ये बैलेंस सेक्शन की ना, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है XA और XC से, इसलिए मैंने ये नाम अभी ले लिया। बैलेंस सेक्शन जब हम टाइप्स ऑफ सेक्शन देखेंगे कौन कौन से होते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है। अब देखो, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, कई सारे लोग हिंदी में भी होंगे पढ़ने वाले, तो मैं उनके लिए भी लिख दूँ, संतुलित खंड बोलते हैं इसको। दिस इज आवर बैलेंस्ड सेक्शन। अब देखो, हमें समझ में आ गया कि न्यूट्रल एक्सिस क्या थी। अब न्यूट्रल एक्सिस ये होती है विच इज रिप्रेजेंटेड किससे करेंगे, Na से। जहाँ कहीं भी देखना ऐसे लिखा हुआ है Na, इट मीन्स कि दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस अगर हम देखें टॉप से न्यूट्रल एक्सिस कितनी दूरी पे है, ऊपरी सतह से, टॉप सरफेस से किस डिस्टेंस पे है, तो वही जितनी डिस्टेंस होगी वो दूरी, उसी दूरी को हम बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसी को हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब अगर हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसकी वजह से न्यूट्रल एक्सिस कितना शिफ्ट हो रहा है, दैट इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और एक न्यूट्रल एक्सिस इसकी ऐसी होगी, एक न्यूट्रल एक्सिस इस बीम की ऐसी होगी, जहां पे कंप्रेशन टेंशन बराबर होता है, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, मतलब उससे ज़्यादा हम शिफ्ट नहीं करा सकते, उससे ज़्यादा शिफ्ट कराएंगे तो फेल हो जाएगा। उस दूरी को हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हमारे पास एक्चुअल डेप्थ थी, क्रिटिकल डेप्थ थी। और मैं अभी के लिए, आगे के लिए एक पॉइंट यहाँ पे क्योंकि निकल कर आ गया, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, अगर वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर हो जाए, जैसा हमारी तीसरी कंडीशन में हो रहा था, जैसा हमारे साथ तीसरी कंडीशन में हो रहा था, वो क्या होगा, उस केस में वो बैलेंस सेक्शन होगा। बैलेंस सेक्शन याद रखना, इस नाम को याद रखना, इसको मैं बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं, अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन कुछ और है। हालांकि यहाँ पे ये क्योंकि कंडीशन जनरेट हुई तो मैंने बोल दिया इस नाम को। अब देखो आगे, ये तो बात हो गई स्ट्रेन की, और स्ट्रेन की क्योंकि यहाँ पे बात हो गई है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो नीचे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, ये नीचे जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा था, दैट वाज डेवलपिंग ड्यू टू द reinforcement which we have provided। जो हमने reinforcement दिया था, सरिया यहाँ पे दी हुई थी, उसकी वजह से डेवलप हो रहा था। ऊपर जो टॉप सरफेस पे हो रहा था, that was developing due to the compression, that was developing in the concrete। अब अगर ये concrete में डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे डेवलप होने वाले स्ट्रेन को हम शो कर देते हैं किससे, मान लो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, इसको हमने शो कर दिया EC से। चलो अब मैं इसको फिर से इसकी एनालाइज करेंगे और ये पता करेंगे कि ये जो हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ये कैसे निकालेंगे। क्या हमारे पास क्या तरीका है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का, ये हम लोग अभी चेक करते हैं। ठीक, उससे पहले मैं अगली स्लाइड पे जाके इसको फिर से डेरिवेशन हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ। This was our beam, reinforcement was provided in it, reinforcement यहाँ पे दिया हुआ था, reinforcement ये दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि काट के मैंने जो दिखाया था ना, सेक्शन काट के हम देख रहे हैं, वो ऐसे दिख रहा है। कितने सरिया दिए हुए हैं, 4 नंबर ऑफ बार हैं, 1 2 3 4। कैसी बीम है, सिंगली है कि डबली है, सिंगली है। अभी हम डबली पे गए ही नहीं है, लेकिन मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर सरिया सिर्फ नीचे, डेट इज सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन हम लोग डायग्राम बना रहे थे, कौन सा स्ट्रेन डायग्राम बनाया था, दिस वाज आवर स्ट्रेन डायग्राम। और ये जो टॉप नीचे देखते हो ना, ये हम लोग यहीं तक सिर्फ लेते हैं, कभी भी यहाँ मत आना, इस सरफेस पे लेके मत बना देना इसको। ये क्यों करते हैं ये मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसका काम जब वो वाला कॉन्सेप्ट मैं पूरा ओपन कर दूंगा तब बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे थे। चलो, तो ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम हो गया। अभी सबने देख भी लिया स्ट्रेन डायग्राम होता क्या है, कहाँ पे स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, कहाँ पर मिनिमम होता है, कहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल होता है, कहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेसिव होता है स्ट्रेन। ठीक, तो जो टॉप पे है वो मैक्सिमम स्ट्रेन था, और वो मैक्सिमम स्ट्रेन जो था वो डेवलप हो रहा था किसकी वजह से,
किस में हो रहा था, वो किस में डेवलप हो रहा था मैक्सिमम स्ट्रेन, कंक्रीट में, क्योंकि स्टील तो यहाँ थी ही नहीं, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे डेवलप हो रहा था, कंक्रीट में, जाहिर सी बात है, और कंक्रीट ही कंप्रेशन में अच्छा था, इसलिए यहाँ पे कंप्रेशन वाला काम चल जा रहा है। खैर वो बात हम लोगों ने बहुत कर ली। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, दिस इज व्हाट, लेट अस सपोज EC, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जो बॉटम में टेंशन सबसे मैक्सिमम देख रहे हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम आएगा कहाँ पे, कंक्रीट को तो हम समझ, कंक्रीट की तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती ही नहीं है, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की अगर अच्छी होती तो हमें सरिया देने की, बांस देने की, स्टील देने की जरूरत ही नहीं थी। तो स्टील हमने इसीलिए दिया कि वो टेंसाइल फोर्सेस झेल ले। तो टेंसाइल फोर्सेस सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा होगा, स्टील के ऊपर आ रहा होगा। तो स्टील के ऊपर लेट अस सपोज द टेंसाइल स्ट्रेस विच इज डेवलपिंग, और उस टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, दैट इज ES, E फॉर स्ट्रेन, S फॉर स्टील, E फॉर स्ट्रेन, C फॉर कंक्रीट। अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुक्स लॉ की बात की थी, और हुक्स लॉ ने हमें ये बताया था कि जो यंग्स मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, दिस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और इसी को हम लोगों ने लिखा था क्या, इसी को हमने लिखा था E इक्वल्स टू, स्ट्रेस को डिनोट करते थे सिग्मा से, स्ट्रेन को डिनोट करते थे E से। तो जो हमारा E था वो आया था सिग्मा बाई, जो हमारा स्ट्रेन आया था डेट वॉज सिग्मा बाई E। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, अभी इसकी बात बाद में करेंगे, किनारे रखा रहने दो उसको। अब आ जाओ वापस यहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होगी, न्यूट्रल एक्सिस वाला पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है, देखो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ लग रहा है, यहाँ भी कुछ लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, नीचे देखोगे तो हर जगह कुछ ना कुछ, यहाँ टेंसाइल फोर्सेज लग रहे हैं, ये देखो मैग्नीट्यूड दिख रहा है, यहाँ कंप्रेसिव फोर्सेज लग रहे हैं, मतलब यहाँ कहीं नहीं है। कहाँ पे जीरो दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे जीरो दिखा, यहाँ पे हमें जीरो दिखा। इट मीन्स कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ के कहीं पास होगी। तो मैं बना दे रहा हूँ, आई एम ड्रॉइंग द न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे पास हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे अगर ये पास हो रही है तो मैंने बोला था कि न्यूट्रल एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इससे, और ये तुम्हें दिखा रही है, ये हमने बीम में बता दिया, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक है, वो स्ट्रेन के हिसाब से पता चल रहा है, लेकिन हमारे सामने ये स्ट्रेन कर्व थोड़ी बना दिखेगा, हमें तो दिखाई देगा जब हम बीम को देखेंगे तो हमें यही दिख रहा होगा। तो ये हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक इसकी डेप्थ मानी, ठीक। स्ट्रेन देखा तो हाँ हमें यही समझ में आया, इस पॉइंट पे था तो हमने वहां तक की हिसाब से बना लिया। अब देखो हम पहले बात करते हैं किसकी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, हम सिर्फ x मान के चल रहे हैं। तो अब देखो, जो टॉप से यहां तक की दूरी होगी, लेट अस सपोज कि दिस इज व्हाट x, दिस इज व्हाट, ये क्या होगा, ये xc, दिस इज xc, या इसको अभी मैं x मान ले रहा हूँ, सिर्फ x मान ले रहा हूँ, x अभी नहीं मान रहा हूँ, ठीक है, बाद में कर लेंगे उसे, ठीक। तो अभी मैंने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए सिर्फ उसको x लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। अब देखो आगे, बाकी के डायमेंशंस बताओ, जो मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी मैंने हल्का हल्का सा सभी को बता दिया है कि जब भी हम लोग ऊपर से डेप्थ लेंगे, नीचे लगी हुई सरिया के सेंटर तक ही लेंगे, नीचे तक मत लेना, बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात, ठीक। तो यहाँ पे टॉप से यहाँ तक की जो दूरी है, दिस इज व्हाट, स्मॉल d, ठीक है, ये, ठीक। और जो नीचे तक की दूरी है, डेट इज दिस इज आवर कैपिटल D, दिस इज आवर कैपिटल D। अब देखो, अगर ये हमारा जो मेन काम होता है सारा, वो स्मॉल d का ही सारा खेल होता है, कभी कभी कैपिटल D का काम आता है, वो कब कब आता है वो मैं इधर बता दूंगा। अब देखो, ये जो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस देख रहे हैं, टॉप से यहाँ, टॉप से सरिया तक की दूरी है स्मॉल d, टॉप से यहाँ तक की दूरी है दिस इज x। तो ये दूरी कितनी होगी, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो x है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस इज x, मैंने शो किया हुआ है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी d है, यहां से यहां तक x है, तो ये स्मॉल d माइनस x हो जाएगी, स्मॉल d माइनस x हो जाएगी। देखना फिर से, यहां से लेके यहां तक स्मॉल d है, यहां से लेके यहां तक स्मॉल d है, यहां से लेके यहां तक x है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, स्मॉल d माइनस x,
ठीक है, छोटी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हम फिगर एक बार बनाना सीख गए, हम समझ गए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी दूरी है, तो हमें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दो फिर आगे बढ़ता हूँ, इसकी विड्थ कहाँ है, इस बीम की विड्थ कहाँ है, इस बीम की चौड़ाई कहाँ है। याद रखना इस बात को हमेशा कि द बीम की विड्थ है, द विड्थ ऑफ द बीम इज गिवन एट द टॉप, ये इसकी चौड़ाई है। तो ये याद रखना, हमें बी पता चल गया कहाँ पर होता है, हमें डी पता है, स्मॉल डी पता है, इफेक्टिव डेप्थ पता है, कैपिटल डी पता है, ओवरऑल डेप्थ पता है, सारी चीज़ें हमें पता है। अब देखो इस स्ट्रेन डायग्राम में भी वही वैल्यू हो जाएंगी, इस स्ट्रेन डायग्राम में भी वही वैल्यू हो जाएंगी, ये x हो जाएगा एंड दिस डिस्टेंस विल बी, मैंने भी लिख दिया क्या, d माइनस एक्स। चाहो तो x ही लिख लो, क्रिटिकल डेप्थ की बात हो रही है तो x ही लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा इसीलिए नहीं है कि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि बार बार x ही लिख रहे हैं, तो x लिख दिया था सीधे, मैं उसको लिख रहा था। अब देखो इधर, अब देखो ये वाला ये वाला देखो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला दिस ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल देखो, दिस, लुक एट दिस ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ना, ये समान ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी क्या होती है कि किन्हीं भी दो साइड का रेशियो जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे जब हम रेशियो की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जब हम रेशियो की बात करेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ, ये दिखेगा नहीं ज़्यादा सही से, हाँ, जब हम रेशियो की बात करेंगे तो अब लिखते हैं फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की बात करता हूँ मैं, सिमिलर ट्रायंगल की बात की, कौन कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने देखा EC ऊपर है, EC अपॉन ES, EC अपॉन ES, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका रेशियो विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये और ये। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x अपॉन या XC अपॉन D माइनस XC। क्लियर। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, क्या ये EC और ES की मैंने कहानी बताई थी, हाँ ये देखो, स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस। तो यहाँ पे जब EC फॉर कंक्रीट की बात करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जब EC फॉर कंक्रीट की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, EC की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। अगर हम बात करेंगे स्टील की, तो स्टील के लिए स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इन स्टील अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, है ना। तो अब EC की जगह मैं लिख देता हूँ क्या, EC की जगह मैं लिख देता हूँ ये सिग्मा C अपॉन EC डिवाइडेड बाई, अब मैं ES की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा S अपॉन ES, यहाँ तक हो गया, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सेम XC अपॉन D माइनस XC, ये हो गया, ठीक। अब देखो इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, इसी के आगे लिख रहा हूँ मैं, इसी को हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, देखो इसको शिफ्ट कर लेते हैं, सिग्मा C अपॉन EC इनटू, इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ये अलग था, इसमें मत ले लेना, इनटू ये नीचे था ऊपर चला जाएगा EC ES, और क्या हो जाएगा, ES अपॉन सिग्मा S विल बी इक्वल्स टू व्हाट, XC अपॉन D माइनस XC विल रिमेन सेम, ये ऐसे ही रहेगा। कुछ याद आया, क्या याद आया, कुछ याद आया, सोचो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये ES अपॉन EC, दिस इज व्हाट, दिस वाज आवर मॉड्यूलर रेशियो, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, दिस इज आवर मॉड्यूलर रेशियो। तो M इंटू सिग्मा C अपॉन सिग्मा S विल बी इक्वल्स टू XC अपॉन D माइनस XC, ठीक। इसको हम लोग एक साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको एक साइड ले आएंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा
XC इक्वल्स टू M इंटू सिग्मा CBC इंटू D अपॉन, सिग्मा ही लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा CBC नहीं लिख रहा हूँ, अभी क्यों नहीं लिख रहा हूँ वो मैं दिखा देता हूँ, अपॉन M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ये देखो कैसे हुआ। यहाँ से ये दिस विल बी ES अपॉन EC, दिस विल बी द मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो तो हम लोग ले लेंगे, मॉड्यूलर रेशियो लेने के बाद D माइनस XC। अब ये जो सिग्मा C है, दिस वाज द स्ट्रेस विच वाज डेवलपिंग इन कॉन्क्रीट, तो सिग्मा C हमारा स्ट्रेस था डेवलप हो रहा था कॉन्क्रीट में, तो इसको हम लोग सिग्मा CBC भी बोल सकते हैं। ठीक, स्टील में जो डेवलप हो रहा था दिस विल बी द सिग्मा ST, तो इन दोनों को हम लोग ले सकते हैं सिग्मा CBC सिग्मा ST। इनको हम लोग जब ऊपर ले जाके x की वैल्यू एक तरफ रखेंगे, बाकी सब को इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, then we will be having x equals to m sigma CBC into d upon m sigma CB plus sigma ST। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो तुम ये जो हमारी डेप्थ निकल कर आई है, दिस इज आवर डेप्थ ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वापस आते हैं, कहाँ पे निकाला था, कहाँ पे निकाला था, ये देखो यहाँ पे हमने दिखाया था। तो अगर तुमसे पूछा जाए, अगर बीम का कोई डायमेंशन दे दिया जाए, लोड दे दिया जाए और पूछा जाए कि XC की वैल्यू बताओ, क्रिटिकल डेप्थ क्या होगी, तो हम सीधे वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्लियर।